जय हिंद दोस्तों, मैं राजवीर पांडे धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन को अनवरत जारी रखे होंगे। हम खगोल विज्ञान पढ़ रहे थे और खगोल विज्ञान की श्रृंखला में हमारा चौथा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने यूनिवर्स देखा था, उसकी उत्पत्ति देखी थी और गैलेक्सीज को देखा था। दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि सौरमंडल हमारा क्या है और सौरमंडल के आंतरिक चक्र के ग्रहों के बारे में, और तीसरे वीडियो में हमने सौरमंडल के बाह्य चक्र के ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी अर्जित की थी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे चंद्रमा के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा, जिसे आप मून भी कहते हैं, है ना, मून, चांद, चंद्रमा। तो ये जो चंद्रमा है ये है क्या? अब देखिए, जब हम यूनिवर्स पढ़ रहे थे तो हमने उसमें ग्रह के बारे में पढ़ा था, और ग्रह, उपग्रह और तारे। पहले हम इन तीन शब्दावलियों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए, अगर हम बात करें तारा क्या है और एक तरफ बात करें ग्रह क्या है और इधर बात करें हम उपग्रह क्या है, तो तारा, ग्रह और उपग्रह। तो तारे में हम सबसे अच्छा उदाहरण लिखते हैं सूर्य, ग्रह में हम सबसे अच्छा उदाहरण लिख लेते हैं पृथ्वी, और उपग्रह में हम सबसे अच्छा उदाहरण लिख लेते हैं चंद्रमा। अब हम देखते हैं कि ये तारा, ग्रह और उपग्रह होते क्या है। देखिए, तारा जो होता है उसके पास स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है, ठीक है। तो ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश हो वो क्या कहलाएगा? तारा कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश हो क्या कहलाएगा? तारा कहलाएगा। ऐसे ग्रह में आते हैं, तो ग्रह क्या किसे कहते हैं? तो ऐसा खगोलीय पिंड जो जिसके पास स्वयं का प्रकाश या ऊष्मा ना हो, स्वयं का प्रकाश या ऊष्मा ना हो। देखिए, पृथ्वी के पास हमारे स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, बल्कि वो किससे ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण करती है? सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण करती है। इसीलिए ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है वो हमारा ग्रह कहलाता है। ठीक, अब देखिए उपग्रह कहलाता है। तो देखिए, ऐसा खगोलीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करता हो तथा ग्रह की परिक्रमा के साथ साथ वह सूर्य की भी परिक्रमा करता हो तथा उसके पास स्वयं का ऊष्मा व प्रकाश ना होता हो, वो क्या कहलाता है? उपग्रह कहलाता है। जैसे देखिए, ऐसा आकाशीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश ना हो, यानी सेम एज अबव होगा, और ये ग्रह की परिक्रमा करता हो। ठीक है, ग्रह की क्या करता हो? परिक्रमा करता हो तथा सूर्य की भी परिक्रमा करता हो। तो क्या कहलाएगा? वो उपग्रह कहलाएगा। इसको एक बार और देखते हैं कि ऐसा खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है तथा ग्रह की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है, वह उसके पास स्वयं का ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? उपग्रह कहलाता है। तो हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं फिर। ओके, चलिए, तो इतना आप समझ गए हैं। अब हम देखते हैं चंद्रमा के बारे में। तो हमारी जो पृथ्वी है उसके पास स्वयं का केवल एक उपग्रह है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? चंद्रमा या चांद नाम देते हैं। ठीक है, अब ये जो चांद है, इस चांद को ही हमको पढ़ना है कि इससे क्या क्या प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो देखते हैं चंद्रमा को। तो चंद्रमा है क्या? सबसे पहले इसकी विशेषता लिखें, तो पृथ्वी का एक उपग्रह, पृथ्वी का एक उपग्रह। ठीक है, एक का मतलब एकमात्र उपग्रह भी आप मान के चलिए, क्योंकि पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है
और ये सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह भी है। दूसरी विशेषता क्या है? ये दूसरी विशेषता इसकी है सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक, अब देखते हैं, अगर हम चंद्रमा की उत्पत्ति की बात करें तो चंद्रमा की उत्पत्ति भी मानी जाती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ हुई है। यानी जो चंद्रमा पर से चट्टानें अध्ययन के लिए लाई गई, उनकी आयु और पृथ्वी पर पाई गई प्राचीनतम चट्टानों की आयु लगभग बराबर ही मिलती है। तो देखिए, जैसे जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में दिया गया है, तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसे सबसे सर्वमान्य थ्योरी जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में चलती है वो बिग बैंग अभी तक मानी जा रही है। बाकी कई सारी थ्योरीज है तो हम पृथ्वी के अध्ययन में उसको पढ़ेंगे। तो माना जाता है कि कोई खगोलीय पिंड, मतलब जब विस्फोट हुआ तो ये टूटा, उसके साथ उसके बाद ये पृथ्वी से कोई क्षुद्रग्रह या कोई बड़ा पिंड टकराया और उसका एक छोटा सा पार्ट टूट गया। वो पार्ट उसी पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा, इसीलिए वो अपनी उपग्रह वाली परिभाषा को फुलफिल करने लगा और वो चंद्रमा हो गया, है ना। यानी कि माना जाता है कि कोई पिंड, आकाशीय पिंड टकराया होगा पृथ्वी में, उसके बाद पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा टूटा होगा जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण उसके साथ साथ उसकी परिक्रमा करने लगा होगा, और वो आज का हमारा चांद है। देखिए, चांद के बारे में एक रोचक जानकारी बताएं। हमने जब देखा था यूनिवर्स, तो यूनिवर्स पढ़ते समय हमने देखा था कि हमारा ब्रह्मांड जो है, यानी जो बिग बैंग थ्योरी है, उसमें रॉबर्ट वेगनर ने जब उसकी व्याख्या की थी तो ये भी बताया था कि हमारा ब्रह्मांड सतत फैलने वाला ब्रह्मांड है ना। सतत फैलने वाला ब्रह्मांड मतलब कि जितने भी ब्रह्मांडीय पिंड हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना, एक दूसरे से वो दूरी अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। तो माना जाता है कि जब पृथ्वी और चांद, यानी चांद का जब उदय हुआ तो चांद केवल और केवल मात्र पृथ्वी से 22,000 किलोमीटर दूर था, लेकिन आज के समय में क्या है, तो आज के समय में वो जो है काफी दूर जा रहा है उससे, है ना। तो वही सतत विकास की संकल्पना यहाँ पर आ जाती है, सतत प्रसार वाला सिद्धांत। तो इसमें हम देखते हैं, अगर जिस विज्ञान में या जिस शब्दावली में हम चंद्रमा का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यानी अगर हम चंद्र तल का या चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेंगे तो वो चंद्रमा के सतह का अध्ययन करने वाला विषय कहलाता है किया जाता है किसमें, सेलेनोलॉजी में, या सेलेनोग्राफी भी आप कह सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रमा का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है, यानी चंद्रमा का पर्टिकुलर अध्ययन अगर हम कहें किस में किया जाता है, सेलेनोलॉजी में किया जाता है। और चंद्रमा को एक नाम दिया जाता है जीवाश्मीय ग्रह। क्या नाम दिया जाता है, जीवाश्मीय ग्रह भी इसको नाम दिया जाता है। अब ये तो हो गई चंद्रमा की थोड़ी सी नॉर्मल जानकारियां जो परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती हैं कि चंद्रमा कौन से नंबर पर है उपग्रहों में। अच्छा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमको उत्तर दीजिएगा। अगर आपने पढ़ा होगा हमारा पिछला वीडियो तो आपको ज्ञात होगा ये। चलिए, अब हम इतना जान चुके हैं कि ये जो है हमारा चंद्रमा किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, सेलेनोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब ये जो हमारा चांद है, ये पृथ्वी से एक हम फिगर बनाते हैं। चांद कभी पृथ्वी के नजदीक आ जाता है तो कभी पृथ्वी से दूर चला जाता है। तो जब चांद पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक होता है उस स्थिति को हम नाम देते हैं उपभू। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहां पर मून, और एक कंडीशन मून की यहाँ है, क्योंकि ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और एक वृत्ताकार मार्ग पर कर रहा है, तो दूरी इसकी कभी पास होगी और कभी दूर होगी। अब जब ये सबसे नजदीक होता है इसके, तब हम इस स्थिति को क्या नाम देते हैं, उपभू, या हम इसको एक और नाम देते हैं पेरिगी। ठीक है, जब चांद पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक होता है उस स्थिति को हम उपभू नाम देते हैं। ठीक है, और ये कितनी दूरी होती है, 3,63,300 किलोमीटर। यानी चांद जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है 3,63,300 किलोमीटर। ठीक है,
उपभूयान कितना होता है? 3,63,300 किलोमीटर। उपभू वाली स्थिति हो गई। अब हम देखते हैं कि जब चांद हमारी पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होता है उस स्थिति को हम क्या नाम देते हैं? तो उस स्थिति को हम कहते हैं अपभू या अपोजी। ठीक है। अब देखिए उपभू में 3,63,300 किलोमीटर होता है, लेकिन अपभू वो स्थिति होती है जब चांद पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होता है और इस दौरान चांद की पृथ्वी से दूरी होती है 4,05,500 किलोमीटर। ठीक है, 4,05,500 किलोमीटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि उपभू और अपभू क्या होता है। ओके, इतना हो गया। अब देखिए, अब हम इसको उपभू और अपभू आपको इसलिए याद रखना है कि चांद जब पृथ्वी के नजदीक होगा तो स्थिति पेरगी या उपभू कहलाएगी, जिसमें चांद 3,63,300 किलोमीटर की दूरी पर होगा और जब ये दूर होगा सब सर्वाधिक तो 4,05,500 किलोमीटर की इसके बीच की दूरी होगी। लेकिन चंद्रमा सामान्य दिनों में कितना होता है? यानी अगर हम चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी का अंदाजा लगाएं कि वो सामान्य दिनों में कितना होता है, तो सामान्य दिनों में होता है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, यानी चांद की पृथ्वी से औसत दूरी चांद की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी होती है? ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए आपको इनको याद रखना आवश्यक है। तो कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है कि चांद की औसत दूरी कितनी है, उपभू किसको कहते हैं, अपभू किसको कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चांद के व्यास की। तो चांद का जो व्यास है वो कितना है, ये भी लिख लेते हैं। चांद का व्यास तो चांद का व्यास है 3,475 किलोमीटर। यानी चांद का जो व्यास है वो कितना है? 3,475 किलोमीटर है। ये सारे प्रश्न आपको अंकों को इसलिए याद करना आवश्यक है क्योंकि सारे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे आते हैं। ओके, चलिए अब एक प्रश्न बड़ा अच्छा है जो पूछा जाता है कि पृथ्वी से चांद का कितना प्रतिशत भाग हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन इसके पीछे का रीजन हम याद तो कर लेते हैं कि चलिए कितना प्रतिशत है, लेकिन इसके पीछे का रीजन हमें जानना आवश्यक है कि क्यों ऐसा होता है कि हमें पृथ्वी से चांद का उतना प्रतिशत भाग ही दिखाई पड़ता है। चलिए तो देखिए, आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है, हर ग्रह के पास अपनी दो गतियां होती हैं। एक होती है उसकी घूर्णन गति और एक होती है उसकी परिक्रमण गति। अब देखिए, पृथ्वी जो है वो क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती भी है ना, और उसके साथ साथ वो सूर्य का भी चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है। ऐसे ही चंद्रमा जो है वो भी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी के साथ ही सूर्य का भी चक्कर लगाता है। तो जो चांद है हमारा, वो चांद क्या करता है कि जितना अपने अक्ष पर घूमता है, तो अपने अक्ष पर वो जितना घूमता है जिस ड्यूरेशन में, उतने ही अक्ष में वो उतने ही टाइम में वो पृथ्वी का एक चक्कर भी लगा लेता है। इसीलिए क्या होता है कि हमें चांद का केवल एक ही पार्ट हमेशा दिखाई पड़ता है और कुछ झुकाव भी है चांद का। तो जब चूंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चांद को थोड़ा बहुत आकर्षित करेगा और जब चांद को आकर्षित करेगा तो चांद का झुकाव पृथ्वी की तरफ होगा। इसीलिए अगर मान लीजिए कोई गोल सी वस्तु हो और वो थोड़ी सी झुकी हो तो हमको उसका ऊपरी सिरे के साथ साथ उसका निचला सिरा भी थोड़ा सा दिखेगा। यानी हम अगर एकदम स्ट्रेट खड़ी होगी है ना तो हमें 50% भाग दिखेगा, लेकिन अगर थोड़ी झुकी होगी तो हमें 50% से ज़्यादा भाग दिखेगा। तो चांद का जो अपने अक्ष पर घूर्णन है और साथ साथ उसका पृथ्वी के परितः चक्कर लगाने का जो टाइम है वो लगभग एक है। कितना है? तो 27 दिन
27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। ठीक है, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, ये क्या है? चांद का घूर्ण और इतने ही समय में पृथ्वी का एक चक्कर भी लगा लेता है। अब जब ये दोनों इसका समान है, इसीलिए हमको इसका एक ही भाग हमेशा दिखता है और चांद का हमें फिर पृथ्वी पर से केवल और केवल 59% भाग ही दिखाई पड़ता है। कितना भाग दिखाई पड़ता है? केवल 59%। प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी से चांद का कितना प्रतिशत भाग दिखाई पड़ता है, तो आपको उत्तर देना है कितना प्रतिशत भाग दिखाई पड़ता है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आपकी पेट की परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो पृथ्वी से चांद का कितना प्रतिशत भाग दिखाई पड़ता है, तो आपको उत्तर देना है 59%। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना पड़ेगा। और रीजन, क्योंकि इसका जितना अपने अक्ष पर घूर्णन टाइम है उतना ही ये पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में टाइम लेता है। इसीलिए ये जो है इसका एक भाग ही हमें दिखाई पड़ता है और वही एक भाग मतलब लगभग 59% भाग हमें चांद का पृथ्वी पर से दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या चांद पर किसी की आवाज सुनाई पड़ती है? यानी चांद पर हम अगर वार्तालाप करें तो क्या हमें आवाज सुनाई पड़ेगी एक दूसरे की? तो देखिए, आवाज यानी ध्वनि जो है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना? ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। लेकिन ध्वनि जो है निर्वात में कभी नहीं चल सकती। प्रकाश तो निर्वात में चल सकता है लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। अगर ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती तो वहां पर चांद पर वायुमंडल है नहीं। अब जब चांद पर वायुमंडल नहीं है तो क्या होगा? ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए, और जब वहां पर कोई माध्यम नहीं है तो क्या वहां पर वार्तालाप संभव होगा? यानी अगर मान लीजिए आप दो लोग चांद पर गए तो वहां पर एक दूसरे से बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए और चांद पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए चांद पर बात नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, चांद पर वायुमंडल नहीं है अतः ध्वनि प्रसारित नहीं हो सकती, क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, चांद पर अगर वायुमंडल नहीं है तो जो आप एक सॉन्ग सुने होंगे आपने कि वो चांद सा रोशन चेहरा, है ना? सॉन्ग सुन रखा है। तो चांद सा रोशन जो चेहरा है वो एक्चुअल में अगर आप किसी को कह रहे हैं और वो गुड सप्लीमेंट में ले रहा है उसको, तो ये बहुत बुरी बात है। बुरी बात क्यों है? क्योंकि चांद सा रोशन चेहरा नहीं होगा। जाहिर सी बात है, चांद ने भी सूर्य की लाइट से अपना मेकअप किया हुआ है, इसलिए हमें वो चमकदार दिखता है। और सेम ऐसे ही जिसको आप संबोधित कर रहे हैं चांद सा रोशन चेहरा, आप उसके साथ बहुत भद्दा मजाक कर रहे हैं। तो अगर किसी कोई कहे कि चांद सा रोशन चेहरा, तो आप तुरंत उससे बात अपनी खत्म करिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, चांद पर वायुमंडल है नहीं, चांद पर प्रकाश है नहीं, उपग्रह के पास अपना प्रकाश होता नहीं है, यानी मेकअप करके ये भी सूर्य के प्रकाश से स्वयं चमकता रहता है। अब जब यहाँ पर वायुमंडल नहीं है तो यहाँ पर एक समस्या और है। क्या समस्या है? कि चांद पर आए दिन उल्का पिंड गिरते रहते हैं। उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड मतलब कि ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं कुछ छोटे छोटे, जो अगर किसी ग्रह के, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर से अगर वो गुजरे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी उनको खींच लेती है।
ऐसे ही चांद जो है, तो चांद के पास अगर कोई द्रव्यमान है भाई, तो द्रव्यमान की जाहिर सी बात है गुरुत्वाकर्षण भी होगा। अब गुरुत्वाकर्षण है यहाँ पर, तो क्या होता है कि चांद के ऊपर से अगर कोई उल्का पिंड गुजरा और चांद के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव क्षेत्र में आया, तो चांद उसको खींच लेता है, और जब चांद उसको खींच लेता है तो चंद्रमा पर वायुमंडल है नहीं, वायुमंडल मतलब गैसों का समूह, तो जब चंद्रमा पर वायुमंडल है नहीं तो वो उल्कापिंड डायरेक्ट आके चांद की सतह पर गिर जाता है। और रोज इतने बड़े बड़े अगर पत्थर गिरेंगे तो जाहिर सी बात है गड्ढे होंगे ही। इसीलिए अगर कोई चांद सा चेहरा कहे तो चांद सा चेहरा का मतलब उबड़ खाबड़ चेहरा मान के आप संतुष्टि ले लीजिएगा, और बहुत ज्यादा उसमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि चांद पर बहुत सारे गड्ढे पाए जाते हैं, और रीजन उसका क्या है कि चांद पर वायुमंडल नहीं है। प्रश्न पूछा गया है कि चांद पर गड्ढे क्यों पाए जाते हैं, तो आपको उत्तर देना है कि वहां पर वायुमंडल है नहीं और उल्का डायरेक्ट आकर उसकी सतह पर टकराते हैं, इसीलिए उससे गड्ढे निर्मित हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गई चांद के बारे में सामान्य सी जानकारी। अब देखिए एक चीज और है इसके विषय में, इसको आप थोड़ा सा वो करके चलिए, इसको वो करिए, स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए देखिए, जब चांद की आपने उपभू वाली स्थिति देखी थी, यानी उपभू मतलब कि जब चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, तो जब चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है उस स्थिति को क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कि कोई चीज है तो ज्यादा नजदीक होगी तो ज्यादा हमें दिखाई पड़ेगी ना, उसका प्रकाश भी ज्यादा समझ में आएगा, दूर है तो थोड़ा कम प्रकाश समझ में आएगा, थोड़ी कम बड़ी दिखेगी। तो ये नजदीक होने के कारण क्या होता है कि ये हमको लगभग, यानी जब उपभू वाली स्थिति होती है चांद की, तो चांद हमें 14% अधिक बड़ा दिखाई पड़ता है। प्रश्न ये पूछा गया है कि उपभू वाली स्थिति में चांद कितने प्रतिशत लगभग बड़ा दिखाई पड़ता है, तो चांद हमें लगभग 14% अधिक बड़ा दिखाई पड़ता है तथा 30% अधिक चमकदार दिखाई पड़ता है। और जब ये स्थिति बनती है कि चांद हमें 14% अधिक बड़ा और 30% अधिक चमकदार दिखाई पड़ता है, तब हम इस स्थिति को कहते हैं सुपर मून। क्या कहते हैं? सुपर मून। प्रश्न पूछा जाता है कि सुपर मून में हमें चांद कितना बड़ा और कितना अधिक चमकदार दिखता है, और किस स्थिति पर हमें चांद सुपर मून, यानी किस स्थिति को हम सुपर मून कहते हैं। तो जब उपभू वाली स्थिति होगी, यानी चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा, तो 14% अधिक बड़ा दिखेगा और 30% अधिक चमकदार दिखेगा, और इसी स्थिति को हम सुपर मून कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए सुपर मून के साथ, अगर सुपर मून आपने देख लिया तो इसके साथ हम इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ब्लड मून पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हो गया? ओके, आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा कि चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा, है ना? चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा? तो चांद पर सबसे पहले कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने, है ना? अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि अगर चांद पर पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने, तो चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? इस प्रश्न का आप उत्तर हमें कमेंट में दीजिए। वीडियो के एंड में हम इसका उत्तर आपको देकर जाएंगे। ठीक है, तब तक आप इसका उत्तर देखिए। तब तक हम दूसरी घटना पर आते हैं जिसको ब्लड मून आप कहते हैं। कि ब्लड मून क्या होता है? देखिए, आपने चंद्र ग्रहण सुना होगा, है ना? क्या सुना होगा? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? ये हो गया हमारा सूर्य, ठीक है, और ये हो गया हमारा चांद यानी मून। तो सूर्य और चंद्रमा है। अब अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए हमारी कौन सी चीज? पृथ्वी।
इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं चांद से, ठीक है। अगर इसके बीच में हमारी पृथ्वी आ जाए तो ये उपग्रह है, इसके पास अपना प्रकाश तो है नहीं। अगर अपना प्रकाश इसके पास नहीं है और बीच में ये जो प्रकाश इसका जा रहा था पहले, लेकिन बीच में पृथ्वी आ गई, अब जब पृथ्वी बीच में आ गई तो इसका सूर्य का प्रकाश इस पर पूरी तरह से पहुंच नहीं पाएगा। और यही होता है कि जब यहाँ से प्रकाश पूरी तरह से पहुंच नहीं पाता है और थोड़ा सा प्रकाश बहुत इसके पास पहुंच पाता है, तब ये हमको नारंगी या लाल रंग का दिखाई पड़ता है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? ब्लड मून। ब्लड मून यानी चंद्र ग्रहण की स्थिति में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, उस दौरान सूर्य का प्रकाश चांद पर पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता और चांद हमें हल्के लाल रंग का दिखाई पड़ता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड मून आप याद रखिएगा कि चंद्र ग्रहण की स्थिति में ब्लड मून जैसी स्थिति बनती है। लेकिन किस चंद्र ग्रहण में? जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, यानी पूरी तरह से इसके प्रकाश का मार्ग बाधित कर लेती है पृथ्वी, ठीक। अब चलिए, ओके, कर लिए हैं। अब हम आगे आते हैं। देखिए, तो हम चर्चा कर रहे थे कि चांद पर पहला कदम किसने रखा। तो ये हमने अच्छे से पढ़ा है कि चांद पर पहला कदम किसने रखा। शायद सबको आता है, 5 रुपए की जीके वाली पुस्तक में भी आराम से मिल जाता है ना। तो चांद पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। चलिए, ये प्रश्न हो गया आपका। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था, तो ये प्रश्न आपका सोचनीय हो जाता है। जाहिर सी बात है, कुछ लोग इसका उत्तर देते हैं कि अगर नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा तो लंगड़े तो थे नहीं वो, है ना, फिजिकली पूरी तरह से फिट थे, तो दूसरा कदम भी उन्होंने रखा होगा। लेकिन इसका उत्तर आप सोचते रहिए और हमें वीडियो के लास्ट में दीजिएगा, तब हम इसको देंगे। लेकिन इस घटना को बताने के पीछे उद्देश्य मेरा जो है, पहले हम वो स्पष्ट करते हैं। देखिए, चांद को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें चांद में कुछ ब्लैक स्पॉट दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो वो चांद का जो ब्लैक स्पॉट है वो एक्चुअल में है क्या? देखिए, चांद का हमें केवल 59% भाग दिखाई पड़ता है, यानी लगभग 41% भाग में नहीं दिखाई पड़ता। तो जो 41% भाग नहीं दिखाई पड़ता, वही हमें थोड़ा सा ब्लैक तरीके से दिखाई पड़ता है। अब जो हमें ब्लैक तरीके से दिखाई पड़ता है, तो हम एक कहावत है कि चांद पर दाग है, कहते हैं लोग सब, ये सारे गाने जो आते हैं। तो चांद पे वो दाग जो है एक्चुअल में है क्या? तो वही वो चांद का पिछला हिस्सा है जो हमें ब्लैक दिखाई पड़ता है। और इसी की खोज के लिए 20 जुलाई 1969 में, यानी अमेरिका ने एक मिशन भेजा था जो कि 20 जुलाई 1969 को चांद की सतह पर पहुंचा। और चांद की किस सतह पर पहुंचा? जो ब्राइट सतह है उस पर नहीं, यानी उसके पिछली सतह पर पहुंचता है, जो ब्लैक सतह है, जैसे आप डार्क प्लेस बोलते हैं, उसी पिछली सतह पर पहुंचता है। और पिछली सतह को नाम दिया जाता है, जो ब्लैक वो दिखता है उसको नाम दिया जाता है शांति का समुद्र या शांति का सागर। इंग्लिश में इसको कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किसे कहते हैं? चांद पर दिखने वाले ब्लैक स्पॉट को, चांद के काले क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है? शांति का समुद्र या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो 20 जुलाई 1969 को यहां पर एक यान जाता है जिसका नाम है अपोलो 11 करके। अपोलो 11 जब जाता है चांद पर, तो ये 20 जुलाई 1969 को वहां पर उतरता है। और 20 जुलाई 1969 को जब ये उतरता है तो इसमें 3 यात्री होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे हो गए, एक सेकेंड, एक हो गए हमारे नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। दूसरे हो गए हमारे
एडविन एल्ड्रिन, और तीसरे हो गए हमारे माइकल कॉलिंस। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन 3 व्यक्ति अपोलो यान से 20 जुलाई 1969 को चांद पर गए थे, और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब वो चांद पर गए तो चांद की किस सतह पर उतरे। तो आपको उत्तर देना है कि वो चांद की ब्लैक काले क्षेत्र पर उतरे, जिसको हम नाम देते हैं शांति का समुद्र या सी या ट्रैंक्विलिटी। तो इसके पीछे की घटना है कि जब ये चांद पर पहुंचते हैं तो नील आर्मस्ट्रांग महोदय सबसे पहले अपना एक पैर रखते हैं चांद पर। तुरंत एडविन एल्ड्रिन को रोक लेते हैं कि देखो तुम तो दर्ज हो गए, है ना, जीएस में, जीके में, छोटी 5 रुपए वाली किताब तक में तुम दर्ज हो गए, बच्चे बच्चे की जानकारी में आ जाओगे, लेकिन पहला पैर तो तुमने रख दिया है, दूसरा पैर मैं रखूंगा कि मान लो कोई अच्छा पढ़ने वाला हो और जब वो जानना चाहे कि हाँ चांद पर दूसरा पैर किसने रखा था, तो इजीली उसको पता लग सके कि उसका नाम एडविन एल्ड्रिन है। ठीक है, तो अगर कभी आपसे प्रश्न पूछे कि चांद पर पहला कदम किसने रखा, तो पहला कदम रखा है हमारे नील आर्मस्ट्रांग ने, और दूसरा कदम किसने रखा है, दूसरा कदम रखा है एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ये आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हमें एक छोटा सा और देखना है कि जो चांद है, चांद पर एक पर्वत पाया जाता है और चांद के उस पर्वत को क्या नाम देते हैं हम, लीबनिट्ज पर्वत। चांद पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ये लगभग 10 किलोमीटर से भी ऊंचा पर्वत है ना। तो चांद का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, लीबनिट्ज पर्वत। इसी के साथ हम चांद की जानकारियों को करते हैं खत्म, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल तक पहुँचाइए, जिससे हम अपनी जानकारियों तक पहुँचा सकें। ठीक है, चलते हैं।